आगे बढ़ते हैं। मोहन यादव कैबिनेट ने साल 2025 की पहली बैठक में युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दोगुनी करने के फॉर्मूले पर निर्णय लिए हैं। इसके चलते कैबिनेट ने 12 जनवरी से स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने और दूध का उत्पादन बढ़ाने, सांची की ब्रांडिंग कर देश भर में पहचान दिलाने के लिए इसमें प्रोफेशनल लोगों को जोड़ने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में 26 दिसंबर को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में हुए मंथन पर फोकस किया गया। कैबिनेट बैठक में 16वें वित्त आयोग पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों से कहा कि अगले 5 साल में 16वें वित्त आयोग से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव मंत्री विभागवार तैयार कराएं। कैबिनेट बैठक में ज्ञान GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर ध्यान पर चर्चा हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले पर इसके लिए मोहन सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसमें युवाओं को नई दिशा देने और कौशल का सही उपयोग करने पर काम करेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग, युवा कल्याण विभाग मुख्य रूप से काम करेंगे। बैठक में तय हुआ है कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट हेड MP अक्षय विद्वा। अक्षय, जिस तरह से 12 जनवरी से विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ होगा, 2025 नए साल की पहली कैबिनेट बैठक हुई, इसमें यह फैसला लिया गया और भी कई इसमें अहम फैसले लिए गए। आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे सभी फैसलों के बारे में। जी बिल्कुल भागीरथ, मैं हमारे दर्शकों को ये बता दूं कि आज यानी कि मंगलवार को, क्योंकि हर मंगलवार को ये बैठक होती है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं वल्लभ भवन है और इसी में मुख्यमंत्री मोहन यादव का दफ्तर है। और ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी का वल्लभ भवन, जहां पर इस वक्त हम हैं, 11 बजे के आसपास से कैबिनेट की बैठक हुई, जो कि आमतौर पर हर मंगलवार होती है और इसमें अहम फैसले लिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो फैसले लिए गए हैं वो तारीफ के योग्य फैसले हैं, काबिल तारीफ फैसले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 12 जनवरी को जो युवा शक्ति मिशन के रूप में मनाया जाएगा, एक पूरा उत्सव की तरह से मनाया जाएगा। विवेकानंद जयंती इस वक्त होगी और स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर ये युवा शक्ति मिशन सरकार लॉन्च कर रही है। और युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत जो फैसले लिए गए हैं उसको हम आपको बता दें कि युवाओं को कैसे शिक्षित किया जाएगा, कैसे उनके शिक्षा को कौशल विकास तक ले जाया जाएगा, और न सिर्फ शिक्षित किए जाना, कौशल विकास तक ले जाना, बल्कि उन्हें कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार उपलब्ध कराना, ये भी इस युवा शक्ति मिशन का उद्देश्य होगा। और इसी को लेकर सरकार वृहद स्तर पर काम करने वाली है। एक तो ये फैसला है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके अलावा पशुधन मंत्रालय को लेकर भी एक अहम फैसला किया गया है, यूनियन कार्बाइड को लेकर अहम फैसला किया गया है। ये 3 बड़े फैसले हैं। तो अगर आप युवा शक्ति मिशन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि शिक्षा, कौशल विकास और इसमें स्वरोजगार उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके तहत शिक्षा को लेकर कौशल तक में दक्ष युवाओं को बनाना इसका उद्देश्य होगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का सरकार ने विवेचन किया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग, कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। तो हमारे दर्शक मेरी इस बात पर ध्यान दें और थोड़ा समझें। मैं और विस्तार से बताऊं कि जो टेक्निकल एजुकेशन है उसमें थोड़ा सा और विस्तार किया जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तकनीकी शिक्षा के ऊपर। इसके अलावा रोजगार परक जो शिक्षा है, जो रोजगार विभाग है, रोजगार परक यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनमें कुछ ना कुछ सरकार हो सकता है आने वाले टाइम में सब्सिडी लेकर आए। एजुकेशन लोन सरकार लेकर आई गई है। जो युवा टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं या फिर जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, यानी कि जिसे रोजगार परक शिक्षा कहते हैं, क्रैश कोर्सेज हैं, इनको बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कौशल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कौशल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन के साथ मिलकर, यानी कि आप देखें जैसा कि कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री, मैं एक कार्यक्रम देख रहा था जिसमें इस बात का विवेचन किया गया, ये डेटा है कि अब तक होने वाले तमाम मुख्यमंत्रियों में डॉक्टर मोहन यादव की डिग्रियां बहुत सारी हैं। पॉलिटिकल साइंस में आप PhD हैं, आप MBA हैं, बहुत सारी डिग्रीज हैं डॉक्टर मोहन यादव के पास। तो ये उनके शिक्षा के विभाग में किए जाने वाले नवाचारों के माध्यम से दिखता है। जो एजुकेशन को लेकर माइलस्टोन काम किए जा रहे हैं, मील का पत्थर, आप क्या हम सोच सकते थे? हमने अब तक देखा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे देश का हो चाहे मध्य प्रदेश का हो, बड़े बड़े कॉलेजेस खोल दिए जाते हैं। आप और हम या हमारे एज ग्रुप के जितने लोग हैं मध्य प्रदेश में जो इस वक्त प्रोफेशनल्स हैं या देश के अच्छे
स्तर पर काम कर रहे हैं, बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, वो जानते हैं आज से 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश को एजुकेशनल हब बनाने की तैयारी की गई और भोपाल में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शुरुआत हुई, तो यहाँ एक कहावत मुझे याद है और शायद आपको भी याद होगी भगीरथ, कि अगर आप भोपाल में जोर से एक पत्थर उछालिए, वो जिसको लगेगा वो इंजीनियर निकलेगा। ये भोपाल में कहा जाता था। इतने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे थे, तो ये उस वक्त का एक एजुकेशनल हब बनकर तो तैयार हुआ था। लेकिन 20 सालों में कौन कहां से कहां पहुंच गया। अभी विकास एक सतत निरंतर प्रक्रिया है। आप अगर विकास की प्रक्रिया में स्थिर हो जाएंगे तो विकास रुक जाएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उन्नत, डेवलप पैदा हो रही है और उनकी मानसिकता का विकास हो रहा है। अगर भोपाल में 20 साल पहले एजुकेशनल हब बनाया गया तो अभी इतने मेट्रोपॉलिटन कल्चर के शहर हो चुके हैं। अगर आप साउथ से कंपेयर अगर आप करें, अगर आप दिल्ली से कंपेयर करें, अगर आप इंदौर के आईआईएम से कंपेयर करें, और खासतौर से साउथ, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये या आप मुंबई ले लें, देश के टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स को अगर आप ले लें, तो भोपाल इस मामले में पीछे है। इंदौर का आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसका रैंकिंग है वर्ल्ड में। लखनऊ आईआईएम, इंदौर आईआईएम, अहमदाबाद आईआईएम का रैंकिंग है। लेकिन भोपाल इस मामले में थोड़ा सा पिछड़ रहा था। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नई शुरुआत जो की है, इसका महत्व मैं आपको बताऊं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई है रोजगार परक विषय में, ज्यादा उसको सशक्तिकरण उसका किया जाए। यानी कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश ग्रामीण देश है, यानी कि यहाँ की 75%, 76% से ज्यादा आबादी ग्रामीण भारत में निवास करती है। और अगर हम भोपाल की सराउंडिंग्स पर नजर डालें, मध्य प्रदेश की राजधानी की सराउंडिंग्स पर नजर डालें, तो बहुत सारे ग्रामीण अंचल यहाँ से जुड़े हुए हैं। बच्चे जो आ रहे हैं वो ना सिर्फ एजुकेशन लेकर, उनको बाहर नौकरी ढूंढनी पड़ेगी कल को। भोपाल में अगर आप पढ़ भी लेते हैं, अगर ये डेटा निकाला जाए तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना प्रतिशत सक्सेस रेट आएगा, कि भोपाल से जिन लोगों ने इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई की, उनमें से कितने लोग यहाँ वर्किंग हैं, कितने लोग इस प्रदेश के निवासी होकर इस प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, कितने लोग इस प्रदेश की शिक्षा प्राप्त करने के बाद, इस प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करने के बाद क्या अपने प्रोफेशनल स्किल्स अपने प्रदेश को दे पा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि वो डेटा शायद नेगेटिव में ना चला जाए, मुझे ऐसा डर है। राइट, सो डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एक बहुत ही योगदान काम किया है। आप कौशल विकास को विकसित करेंगे, उच्च शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम और कौशल विकास मिलकर साथ में काम करेंगे। इससे होगा ये कि ना सिर्फ बच्चा एजुकेशन लेगा, बल्कि एजुकेशन लेने के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग लेगा, और हो सकता है उसे आने वाले टाइम में छात्रों को अपना स्वरोजगार डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए सरकार और भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आए। और ये एक मतलब इसमें मैं क्या बोलूं कि ये टाइमिंग को लेकर जिस तरह की आइडियोलॉजी चल रही है, जिस तरह की विचारधारा चल रही है, ये अपने आप में बड़ी ही परिष्कृत, बड़ी ही चकित करने वाली। आप देखिए बिल्कुल लगातार प्रदेश की सरकार कैसे प्रदेश में रोजगार बढ़े, इसको लेकर लगातार काम कर रही है। बिल्कुल अक्षय, लेकिन इसमें हम देखें, लगातार हम देखते हैं प्रदेश में वित्त को लेकर भी चर्चा होती रहती है। विपक्षी आरोप लगाते रहता है कि लगातार सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है, लेकिन यहां पर अब एक स्ट्रेटेजी के तहत 16वें वित्त आयोग से अधिक सालाना फंड मांगने के प्रस्ताव पर मंत्रियों से विभागवार प्रस्ताव करने की तैयारी अब यहां पर कराई जाएगी। क्योंकि अगर जितना आपके पास वित्त अच्छा होगा, जितना आपके पास फंड अच्छा होगा, उतना ही प्रदेश का यहां पर विकास होगा। खासतौर से इस पर चर्चा की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा भागीरथ, मैं जो बात अपनी कह रहा था कि ये जो विचारधारा इसके पीछे काम कर रही है, हमारे देश का युवा स्वामी विवेकानंद और उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को लोग भूलते जा रहे थे। और ये जो तारीख तय की गई है 12 जनवरी की, युवा शक्ति मिशन के तौर पर इसे एक बार फिर से याद दिलाया जा रहा है। बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे ताकि वो युवा इस भारतवर्ष और इस भारतवर्ष के उन महात्मा, उन महान विभूतियों, उन त्यागवान पुरुषों को भी याद करें कि आप अगर इस देश के संसाधनों का, सरकार आपके बारे में सोच रही है, आप इसका अगर उपयोग प्रयोग कर रहे हैं, तो आप उन महापुरुषों को भी याद करें जिन्होंने ये जीवन आपको दिया, ये रास्ता आपको दिखाया, और जिनकी आइडियोलॉजी, विचारधारा और सिद्धांतों पर इस देश प्रदेश की सरकारें काम कर रही हैं। इसके अलावा भागीरथ, जैसा आपने कहा, एक और बहुत बेहतरीन फैसला जो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, मोहन यादव कैबिनेट
सरकार का जो हुआ है उसे लेकर पशुधन मंत्रालय में काफी सराहनीय फैसले किए गए हैं। अब इसमें पशुधन मंत्रालय में किसानों को आय दोगुनी करने को लेकर एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। फिशरीज को लेकर हमने कुछ ही दिन पहले नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में जो बिजनेस कॉन्क्लेव देखी, हमने बिजनेस समिट देखी, इन्वेस्टर समिट, उसमें हमने फिशरीज के बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स दिखाए थे जिसमें मत्स्य पालन को लेकर सराहनीय योजनाएं सरकार के पास हैं और किसानों को अब इसका सीधा लाभ मिल सके। पशुधन एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बहुत पशुधन की तस्करी हो रही थी। इसको सरकार कैसे रोके, ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। इस फैसले को आप समझिए और हमारे प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा। आपने देखा होगा, अगर मैं सिर्फ एक उदाहरण दूं, क्योंकि भोपाल से बहुत नजदीक है जबलपुर, भोपाल से बहुत नजदीक है इंदौर। अगर आप भोपाल से इंदौर की दूरी देखें तो करीब 280 किलोमीटर के आसपास होती होगी, 300 किलोमीटर के आसपास। अगर आप भोपाल से जबलपुर जाते हैं वाया नेशनल हाईवे 44 होते हुए तो दूरी करीब 300 किलोमीटर की है, 280 किलोमीटर के आसपास होगी। और जब ये हाईवे निर्मित हुए तो यहाँ एक बड़ी समस्या आई, क्योंकि जब तक सिंगल लेन सड़कें थी तब तक पशु मृत्यु दर बहुत कम थी, क्योंकि गाय लोगों ने छोड़ दी थी। अपने जो पशुपालक हैं उन्होंने अपने पालतू पशुओं को चारे की अव्यवस्था के कारण, क्योंकि भूसा बनाने में पैसा लगता है, किसान हैं जल्दी में गेहूं की फसल कटवाते हैं, गेहूं का भूसा फसल का भूसा जो है वो पशु खाते हैं। अगर आपको आनन फानन में अपनी फसल की कटिंग करानी है तो आप हार्वेस्टर का उपयोग करेंगे, हार्वेस्टर का उपयोग करेंगे तो उससे जो भूसा बनने की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, सिर्फ दाना हाथ में आ पाता है, पशु भूखे मरते थे। अगर पशुपालकों को भूसा बनवाना होता था तो फिर एक अलग से प्रोसेस होती थी उसकी, और ये काफी महंगी होती थी। तो इस तमाम मुसीबत से बचने के लिए, इन अव्यवस्थाओं से बचने के लिए पशुपालकों ने पशु अपने छोड़ दिए सड़कों पर। अब जब तेज रफ्तार हाईवे बने, 40 की स्पीड पर चलने वाले वाहनों को जब 100 की रफ्तार मिली तो क्या हुआ कि अचानक रात में गाय बैठी हैं सड़कों पर, ट्रक वाले रौंदते हुए निकल गए। और मुझे याद है एक वाकया भी, करीब 12 गायों के ऊपर एक ट्रक चढ़ा था और इसका कोई रखवाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। कलेक्टर की तरफ से बार बार आदेश जारी किए जाते रहे, लेकिन अब जबकि ये मोहन यादव सरकार ने ये फैसला किया है, आप देखिए फैसला दरअसल ये है कि मत्स्य पालन के थ्रू किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में क्या काम किया जाएगा वो देखिए। दुग्ध उत्पादन के लिए कहा गया है कि किसानों की दूध पैकिंग से लेकर दूध के चिलिंग प्लांट की प्रक्रिया तक पर ये काम करेंगे और कलेक्शन सेंटर्स की क्षमता बढ़ाएंगे। अच्छी ब्रीड का पशु, अब ये जो अच्छी ब्रीड के पशु की अगर बात हो रही है तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर आप नीलबढ़ रातीवर तरफ जाएं तो अभी बिल्कुल अक्षय, तो इस बैठक में चौतरफा फैसला लिया गया जिसमें किसानों की आय तो बढ़ेगी, युवाओं के रोजगार भी यहां पर बढ़ाने को लेकर संकल्प किया गया है और प्रदेश की वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर, इसको लेकर भी चर्चा की गई। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।